हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ में जो के की वैल्यू 1 होती है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की जो वैल्यू 1 होती है वो 1 क्यों होती है ये डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम ये पढ़ते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो यहाँ हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास अगर कांस्टेंट एज्यूम करें तो मास dv बाई डी टी विच इम्प्लाइज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई डी टी हमारा एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और यहाँ से फोर्स जो हो गया, अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वल टू का देंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो वही हमारा जो यहाँ पर k होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो ऐसा क्या होता है, k की वैल्यू 1 होती है, हम k की वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं? और k की वैल्यू 1 जब हम यहाँ लिखते हैं उसके बाद हम फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, फोर्स इक्वल टू ma, है ना। तो यहाँ k की वैल्यू 1 क्यों होती है हमको वो देखना है। ओके, तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 4 फ्रेंड्स है, ए बी सी और डी। चारों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले है। ओके, अब ये चारों कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनमें ये ऐसा डिसाइड करते हैं कि इन चारों को उस क्ले को अपनी अपनी जो क्ले है इनके पास उनको ऐसी शेप देनी है जिससे वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये चारों अपनी क्ले को शेप देते हैं, उसके बाद पानी स्टोर करके लाते हैं। और अब ये देखने की बारी आती है कि कौन कितना पानी स्टोर करके लाया। तो उसके लिए वो एक कंटेनर का यूज़ करते हैं, ग्लास का कंटेनर होता है इस टाइप की शेप का। ओके, तो इसमें कोई लेबल नहीं रहता, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें लेबल नहीं रहता। तो अब क्या करते हैं, वो उनको ये भी देखना है कि कौन कितना पानी लाया, मतलब कम ज़्यादा कितना कितने अमाउंट से लाया है। तो इसमें कोई लेबल है नहीं, तो उसके लिए वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं, चारों फ्रेंड उनमें से कोई एक फ्रेंड, लेट्स से ए। तो ए ऐसा करता है कि वो जो पानी स्टोर करके लाया था अपने कंटेनर में, क्ले के कंटेनर में, तो वो उसको इस कंटेनर में डाल देता है, ग्लास के कंटेनर में। लेट्स से इतना पानी आता है, ठीक है। अब वो एक काम करते हैं कि ये जो लेंथ आई, उसने जितना पानी इसमें स्टोर किया, वहाँ से यहाँ की जो लेंथ आई वो इस लेंथ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लेट्स से 10 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, और अब वो उसको लेबल दे देते हैं। यहाँ से 1 लिखते हैं वो, और हर उस डिस्टेंस को, जो छोटा डिस्टेंस यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आया था, 0.1 घटाते रहते हैं। तो मतलब यहाँ से 0.1 से स्टार्ट हुआ तो 0.2 0.3 0.4 ऐसे करके 1, और सिमिलरली वो जो इतनी लेंथ होती है, ये 0.1 यूनिट की जो लेंथ है उसको यहाँ ऊपर भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ए का तो यहाँ पर 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब बारी आई बी की। तो बी ये अपना पानी से निकाल देता है, और बी जो पानी होता है वो इसमें डालता है। तो बी का देखते हैं कि उसका जो लेवल आया 0.8 तक आया, 0.8, तो लिख लेते हैं 0.8। उसके बाद सी की बारी आती है, सी पानी डालता है। उसके बाद जो सी का होता है वो 1.1 यूनिट पानी उसने स्टोर किया। उसके बाद सिमिलरली डी से डी 1.2 लाता है, और 1 ए का तो 1 था ही। तो अब ये देखने की बारी आती है कि किसने ज़्यादा किया था, है ना। तो यहाँ क्लियरली हमको दिखता है कि 1.2 यानी कि जो इनका फ्रेंड डी था उसने सबसे ज़्यादा किया और सबसे कम बी ने किया। तो यहाँ पर वो विनर डिसाइड कर देते हैं कि डी है विनर। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद उनमें से एक फ्रेंड के मन में आता है कि कोई तो, किसी का 0.8 यूनिट आया, किसी का 1.1 आया, किसी का 1.2 आया, लेकिन ऐसा क्या था कि जो फ्रेंड ए है उसका एग्जैक्ट 1 आया, ना 1 से थोड़ा ज़्यादा ना 1 से थोड़ा कम। ऐसा क्या था कि एग्जैक्ट 1 आया? तो वो काफ़ी सोचते हैं, मतलब काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं वो इस चीज़ को लेके कि ऐसा क्या था कि 1 ही आया। उनको समझ नहीं आता है, और
वो फिर मानने लगते हैं कि जो इनका फ्रेंड ए है वो कितना सुपीरियर है, मतलब एग्जैक्ट उतना पानी लाया जितना वन, मतलब एग्जैक्ट वन, ना कम ना ज़्यादा। तो वो ए को बहुत सुपीरियर मानने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका जो डिस्कशन था वो लॉजिकल था यहाँ पर? क्या ए सच में सुपीरियर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पर यूनिट डिफाइन की थी, जो वन डिफाइन की थी, वो यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ लेबल डिफाइन किया था, मतलब यहाँ ऐसा नहीं था कि पहले से यहाँ वन लिखा था और ए ने पानी ऊपर से लाया तो उसका उसके बाद ऐसा आया, उसका उसके बाद वन आया, एग्जैक्ट ऐसा नहीं था। बल्कि ऐसा था कि इन्होंने जो यहाँ पर अपनी यूनिट डिफाइन किया था, एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया था, वो पहले से डिफाइन नहीं था, वो इन्होंने अपना इस सिचुएशन में वाटर डालने के बाद डिफाइन किया। तो ए अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी लाता तो उस सिचुएशन में, अगर लेट्स से वो यहाँ तक लाया है, उस सिचुएशन में वो इस लेंथ को वन मान लेते, यानी कि इस लेंथ को जो पहले अगर ऐसी होती वो उसको वन मान लेते। तो ऐसा नहीं था कि ए बहुत सुपीरियर है या फिर वो एग्जैक्टली वन यूनिट पानी लाया है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास लिबर्टी थी। ए थोड़ा कम ज़्यादा पानी लाता तब भी उसकी यूनिट वैसे डिफाइन होती और उनके बाकी फ्रेंड की तब कुछ और आती। यहाँ पर हो सकता है इसकी 0.7 आती है, 0.9 आती, इनकी और कुछ आती, लेकिन उस सिचुएशन में भी ए की वन ही रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो सिस्टम अपना अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया वो यहाँ वाटर डालने के बाद डिफाइन किया। ओके, तो सिमिलरली ये सेम चीज़ यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ने की थी कि उस वक्त मास और एक्सेलरेशन तो डिफाइन थे लेकिन फोर्स डिफाइन नहीं थे। जैसे यहाँ पर ना डिफाइन नहीं था पहले से कुछ, 1 2 3 1 यहाँ पर पहले से डिफाइन नहीं था, इनका वाटर आने के बाद इन्होंने डिफाइन किया। तो सिमिलरली यहाँ पहले से डिफाइन नहीं था फोर्स, फोर्स बाद में डिफाइन हुआ था। मतलब ये टाइम था जब ये फॉर्मूला था तब डिफाइन किया गया था फोर्स। तो उनके पास लिबर्टी थी, जैसे ए के पास लिबर्टी थी, इन फ्रेंड्स के पास लिबर्टी थी कि वन को कुछ भी मान सकते थे, वैसे सर आइजैक न्यूटन के पास लिबर्टी थी क्योंकि वो फोर्स को न्यूली डिफाइन कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा डिफाइन किया कि के की वैल्यू वन हो जाए ताकि हमको हमारा जो फॉर्मूला है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है 1 किलोग्राम का और ये कोई बॉय है जो इसको पुश कर रहा है विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो लेट्स से यहाँ पर वो कुछ एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, कुछ एफर्ट्स डाल रहा है इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इस फॉर्मूले से हमने उस एफर्ट्स का नाम दिया 1 न्यूटन, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन। एफर्ट्स तो सेम लगे। अब मान के चलिए के की वैल्यू अगर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन कुछ और डिफाइन करते, कुछ जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह कुछ कॉम्प्लेक्स सी ऐसे रख देते, 7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, अगर ऐसी वैल्यू रख देते तो शायद हमको 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स जो है वो तो इक्वल लगते, लेकिन उस फोर्स को जो जिसको हम 1 न्यूटन नाम से जानते हैं वो हम 1 न्यूटन नाम से नहीं जानते, वो किसी और नाम से जानते। के की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 होती तो शायद आज इस फोर्स को, इस एफर्ट्स को हम 1 न्यूटन नहीं, हम 2 न्यूटन एफर्ट्स यानी कि 2 न्यूटन फोर्स बोलते। तो सर आइजैक न्यूटन के पास लिबर्टी थी इसलिए इन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स ना रखते के की वैल्यू 1 रखी थी। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है, जहाँ जहाँ लिबर्टी होगी, जहाँ जहाँ न्यू क्वांटिटी डिफाइन हो रही होगी, वहाँ हम कांस्टेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ी। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और वेलोसिटी वी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स, ठीक है। तो उस फोर्स को हम स्टडी करते हैं, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, वो फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल की जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो इसको कंबाइन करने के बाद हम देखते हैं, हमको मिलता है QVB, और उसके बाद हम लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू QVB। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि K को हम 1 लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर हम K को 1 क्यों लिख देते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में हमको फोर्स तो बहुत पहले मालूम पड़ चुका है कि 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है। Q चार्ज भी पता था, 1 कूलम चार्ज कितना होता है। वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड मालूम थी कि कितनी होती है। लेकिन इस सिचुएशन में एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया कि जो K की वैल्यू थी वो हमको इस फॉर्मूले में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे, तो इसलिए हमने K की वैल्यू 1 कर दी। तो सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर न्यू क्वांटिटी डिफाइन हो रही थी, इसलिए हमने K की वैल्यू ऐसे रखी कि फॉर्मूला और आसान लगे। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ सपोज यहाँ एक कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है। अब यहाँ एक बॉल है रेडियस r की, वो नीचे जा रही है, उस बॉल का रेडियस r है, ठीक है, और वेलोसिटी v से जा रही है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो F, तो उस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, रेडियस के, और यहाँ विस्कोसिटी ईटा के। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल टू लिखते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के, तो यहाँ KVR ईटा। तो इस सिचुएशन में हम K को इक्वल टू 1 क्यों नहीं कर देते? K 1 के इक्वल नहीं होता, ऐसा क्यों? यहाँ भी तो हम K को 1 रख के अपना फॉर्मूला सिंपल कर सकते हैं, तो K 1 क्यों नहीं होता? K एक्चुअली में होता है क्या, यहाँ पर 6 पाई होता है VR ईटा। तो K 6 पाई क्यों होता है, यहाँ पर 1 क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फोर्स डिफाइंड था, वेलोसिटी भी पता थी, R भी मालूम था, और हमको ईटा भी पता पड़ चुका था। इन सब की एक वैल्यू थी, यहाँ कोई न्यू क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो रही थी। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि K की जो वैल्यू है 6 पाई के इक्वल है। तो यहाँ पर K हमारा 1 नहीं है, 6 पाई है। तो इन एग्जाम्पल से आप ज़रूर समझ गए होंगे कि ऐसा क्या होता है कि हम K की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा।